दोस्तों, एक डीआईजी मैडम कॉलेज फंक्शन में पहुंची और वहां पर एक सोफे पर बैठी हुई थी। तभी एक 9 साल के बच्चे ने आकर कहा, तुम मेरी पत्नी हो दोस्तों। फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता और हम इसी तरह रोज इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, डीआईजी रिया शर्मा अपने साहस और ईमानदारी के लिए पूरे प्रांत में जानी जाती थीं। तेज दिमाग, कड़क आवाज और अनुशासन से भरे व्यवहार के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन उन्हें स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वह अपने सुरक्षा स्टाफ के साथ जब कॉलेज पहुंची, छात्रों और प्रोफेसरों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। स्टेज पर पहुंचते ही प्रिंसिपल ने उनका परिचय दिया और उनसे प्रेरणादायक भाषण देने का अनुरोध किया। रिया मैडम ने छात्रों को ईमानदारी, मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए अपने बचपन के संघर्षों की कहानी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान जब वह छात्रों से बातचीत कर रही थी, तभी एक 9 साल का लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह बड़े ही आत्मविश्वास से बोला, तुम मेरी पत्नी हो। पूरा ऑडिटोरियम रह गया। प्रोफेसरों ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा। कुछ छात्र हंसने लगे तो कुछ फुसफुसाना लगे। रिया मैडम भी चौंक गई। उन्होंने लड़के की ओर ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, मगर उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। रिया ने खुद को संयमित किया और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है। लड़के ने बिना झिझक जवाब दिया। विक्रम, तुमने ऐसा क्यों कहा? रिया ने प्यार से पूछा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म को याद कर सकता हूं। तुम मेरी पत्नी थी और हम साथ में बहुत खुश थे। अब तो सभा में खुसर फुसर बढ़ गई। कुछ लोग हंसी में बात को टालने लगे तो कुछ लोगों के चेहरे पर डर और आश्चर्य के भाव थे। रिया भी उलझन में पड़ गई। क्या यह महज एक बच्चे की कल्पना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी थी? पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। रिया मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति को कैसे संभाले। विक्रम की मासूम आंखों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन रिया को यह सब कोरी कल्पना लग रही थी। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, विक्रम, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और बोला, हां, मुझे सब याद है। तुम रिया नहीं, राधिका हो। पिछले जन्म में हमारी शादी हुई थी। हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे। तुम हमेशा हरे रंग की साड़ी पहनती थी और बरगद के पेड़ के नीचे मेरी पसंद की खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। हरी साड़ी और बरगद का पेड़, यह सब कुछ अजीब तरह से परिचित लग रहा था, लेकिन वह इसे संयोग मानते हुए बोली, विक्रम, यह सब तुम्हारी कल्पना भी हो सकती है। तुम अभी बहुत छोटे हो, इन बातों में मत पड़ो। अनसुनी कर दी और आगे बोलने लगा, तुम्हें याद है, हमारी कश्ती एक बार झील में बह गई थी और तुमने मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी। लेकिन वह अचानक चुप हो गया। रिया को न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह विक्रम की बातें सुन तो रही थी, लेकिन खुद को यह मानने से रोक रही थी कि यह सच हो सकता है। प्रिंसिपल ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, विक्रम बेटा, तुम बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हो। अब चलो डीआईजी मैडम को धन्यवाद कहो और अपने दोस्तों के साथ बैठो। लेकिन विक्रम पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से एक पुराना धूल से सना हुआ अंगूठी निकाला और रिया की ओर बढ़ाया। अगर तुम सच में रिया हो और मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही करा है, जो तुम्हें मैंने दिया था, इसे तुमने अपने घर के बगीचे में गाड़ दिया था, याद है? रिया ने झटके से अंगूठी को देखा। उनके हाथ कांपने लगे। यह अंगूठी उन्हें अजीब तरह से पहचानी सी लग रही थी। उनके मन में कुछ धुंधली यादें उभरने लगीं, लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह सब सच में उनका कोई पिछला जन्म था? क्या विक्रम सच कह रहा था या फिर यह केवल एक संयोग था? रिया मैडम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अंगूठी को धीरे धीरे पकड़ा और ध्यान से देखा। यह सच में बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे धूल में वर्षों तक दबी रही हो। विक्रम की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ साबित कर चुका हो।
भीड़ अब और अधिक उत्सुक हो गई थी। कुछ लोग इसे महज संयोग मान रहे थे, तो कुछ के चेहरे पर रहस्यमय भाव खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही हैं। उन्होंने विक्रम से गहरी नजरों से देखा और पूछा, अगर तुम्हें सब याद है तो बताओ, मैंने इस अंगूठी को कहाँ गाड़ा था? विक्रम बिना रुके बोला, हमारे पुराने घर के बगीचे में, जहां वह बड़ा बरगद का पेड़ था। तुमने कहा था कि यह अंगूठी मेरे लिए सौभाग्य लाएगा, इसलिए इसे जमीन में दबा रहे हो ताकि इसे कोई न चुरा सके। रिया की सांस अटक गई। यह सब कैसे संभव था? यह बातें विक्रम को कैसे पता हो सकती थी? एक प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, बच्चों में कल्पना की शक्ति बहुत होती है मैडम। हो सकता है विक्रम ने कहीं से सुनी हुई बातें जोड़ ली हों, लेकिन रिया का दिल अब भी बेचैन था। कहीं ना कहीं विक्रम की बातों में कोई सच्चाई थी। उन्होंने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, विक्रम, तुम्हें और क्या क्या याद है? विक्रम थोड़ा सोचकर बोला, मुझे वह आखिरी दिन भी याद है जब कस्बे में तूफान आया था। हमारा घर डूब गया था। तुमने मुझे एक डोंगी में बैठाया था, लेकिन खुद नहीं आ पाई थी। मैंने बहुत रोका था, पर तुमने कहा था कि मैं जाऊं और अपना जीवन बचाओ, और फिर पानी तुम्हें बहा ले गया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके दिमाग में धुंधली सी छवियां तैरने लगीं। तूफान, डोंगी, बहता हुआ पानी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या यह बस उनका वहम था या विक्रम सचमुच उनके किसी बीते जन्म का कोई हिस्सा था? सन्नाटा छा गया था। सब हैरानी से विक्रम को देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रिया को लगा कि यह सब यही खत्म नहीं होना चाहिए। उन्हें विक्रम की बातों की सच्चाई पता करनी होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और विक्रम से पूछा, क्या तुम्हें हमारा कस्बा याद है? वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, हां, मुझे तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। अब सवाल यह था क्या? रिया इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए विक्रम के साथ जाने को तैयार होंगी। सभा में सन्नाटा, लेकिन रिया के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सच में संभव था? क्या विक्रम की यादें उसके किसी बीते जन्म की परछाई थीं? यह महज संयोग और कल्पना का खेल था। उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा। वहां कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। बस एक अटूट विश्वास था कि वह जो कह रहा था वही सच था। रिया ने लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें कस्बे का रास्ता याद है तो मुझे वहां ले चलो। मैं खुद देखना चाहती हूं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। विक्रम उत्साहित हो गया और बोला, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। वह 2 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रिंसिपल और अन्य प्रोफेसरों ने चिंता जताई। मैडम, आप सच में एक बच्चे की बातों पर इतना भरोसा कर रही हैं? रिया ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूं कि सच क्या है। अगर यह सब महज संयोग है तो कम से कम एक भ्रम टूट जाएगा, लेकिन अगर कुछ सच्चाई हुई तो हमें इसे समझने का मौका मिलेगा। रिया ने अपनी गाड़ी निकाली और विक्रम को साथ लेकर बताए गए रास्ते की ओर निकल पड़ी। उनके साथ उनका एक भरोसेमंद इंस्पेक्टर मेहता भी था। रास्ते में विक्रम लगातार बताता रहा, नरक की कहां मुड़ना है, कौन कौन से स्थान परिचित लग रहे हैं। रिया को हैरानी तब हुई जब वह सच में एक पुराने सुनसान कस्बे के पास पहुंचे। चारों ओर वीरान मकान थे, कुछ उजड़े तो कुछ आधे गिरे। ऐसा लग रहा था कि वहां वर्षों से नहीं रहता था। विक्रम ने दूर इशारा किया और बोला, यही वह जगह है, हमारा घर यहीं हुआ करता था। रिया ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई। चारों ओर बर्बादी के निशान थे। मेहता ने आश्चर्य से कहा, मैडम, यह कस्बा सच में सुनसान लगता है। क्या यहां पहले कोई बड़ी आपदा आई थी? रिया ने विक्रम की ओर देखा। उसने बिना किसी हिचक के एक टूटी फूटी जगह की ओर इशारा किया। यही वह बगीचा था जहां हमने वह अंगूठी गाड़ी थी। अगर खुदाई की जाए तो शायद कुछ और मिल सकता है। रिया को झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने मेहता को इशारा किया। मेहता ने पास पड़े एक लोहे के टुकड़े से जमीन को खुरचन शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुरानी जंग लगी हुई कंगन निकली। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? उनके हाथों में वही कंगन थी जो काना तही जानी पहचानी लग रही थी। विक्रम ने कंगन को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम मेरी पत्नी थी। रिया को पसीना आने लगा। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या यह सच में पुनर्जन्म का कोई प्रमाण था या फिर सिर्फ एक अद्भुत संयोग? लेकिन यह अंत नहीं था।
यह तो अभी बस शुरुआत थी। रिया के हाथों में वह पुरानी जंग लगी कंगन थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। यह सब महज संयोग था या सच में उनके अतीत की कोई कड़ी विक्रम की आंखों में चमक थी, जैसे उसने कुछ साबित कर दिया हो। मेहता ने हैरानी से कहा, मैडम, यह तो सच में अजीब हो रहा है। ये लड़का जो भी बता रहा है, ये लड़का जो भी बता रहा था, वह अब सच साबित हो रहा है। रिया खुद भी असमंजस में थी। विक्रम ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, अगर यहां थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें वह तालाब दिखेगा जहां तुम रोज कपड़े धोने जाती थी। रिया को यह सब अब कल्पना से परे लगने लगा था। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। मेहता और विक्रम के साथ वह कस्बे के अंदर जाने लगी। रास्ते में टूटी फूटी दीवारें और उजड़े हुए घर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सालों पहले का शिकार हुआ होगा। कुछ दूर चलने के बाद विक्रम ने एक जगह इशारा किया। यही वह तालाब था, लेकिन अब यह पूरा कीचड़ से भर गया है। रिया ने उस जगह को देखा। वहां सच में एक पुराना तालाब था जो अब सूखा और कीचड़ से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही रिया ने तालाब की किनारे पर हाथ रखा, उनके दिमाग में धुंधली यादों की झलक आने लगी। उन्होंने सच में इस जगह को पहले देखा हो। यह कैसे हो सकता है? रिया बुदबुदाई। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सब याद आ जाएगा, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। रिया अभी इस रहस्य से उभर भी नहीं पाई थी कि विक्रम ने एक और चौंकाने वाली बात कही। यह कस्बा अचानक में नहीं डूबा था, इसे डुबाया गया था। रिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? किसने डुबाया? विक्रम की आंखें गंभीर हो गईं। तुम्हें याद है, कस्बे के सरपंच का बेटा, वह हमें एक साथ नहीं देख सकता था। उसने इस कस्बे को बर्बाद करने की साजिश की थी। रिया को अब और झटके लगने लगे थे। क्या यह सिर्फ विक्रम की कल्पना थी या सच में इस कस्बे के साथ कुछ गलत हुआ था? उन्होंने मेहता को आदेश दिया, पता करो कि इसके बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। अगर यहां कोई आपदा हुई थी तो उसकी जानकारी जरूर दर्ज होगी। मेहता ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मैडम, यह कस्बा सच में 25 साल पहले एक बार में बह गया, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बाढ़ अचानक आई थी और इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। अब तो रिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या विक्रम सही कह रहा था? क्या इस कस्बे को सच में किसी ने जानबूझकर डुबाया था? विक्रम ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो हमें और आगे जाना होगा, वहां जहां हमारा पुराना घर हुआ करता था। रिया अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना था। कस्बे की वीरान गलियों में चलते हुए विक्रम बार बार इशारा कर उन जगहों को पहचान रहा था जहां कभी घर हुआ करते थे। रिया के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह सब कितना अजीब था। एक 9 साल का बच्चा जो यह दावा कर रहा था कि वह उनके पिछले जन्म के बारे में जानता है। मेहता ने फोन पर कुछ और इकट्ठी की और रिया से कहा, मैडम, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह कस्बा अचानक आई बाढ़ में डूब गया था, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ लोगों ने तब दावा किया था कि बाढ़ प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि पानी को जानबूझकर छोड़ा गया था। रिया चौंक गई। जानबूझकर? लेकिन किसने और क्यों? मेहता ने सिर हिलाते हुए कहा, उस वक्त के स्थानीय जमींदार बार बार आता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। विक्रम ने तुरंत कहा, सरपंच का बेटा, मैंने कहा था ना, वह हमसे दुश्मनी रखता था। जब उसे पता चला कि हम साथ रहना चाहते हैं तो उसने हमें अलग करने के लिए पूरे कस्बे को ही मिटा दिया। रिया ने गहरी सांस ली। विक्रम की बात और सरकारी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खा रहे थे। विक्रम एक दूसरे से मेल खा रहे थे। घर के खंडहर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर धीरे से कहा, यही था हमारा घर, यहीं हम साथ रहते थे। रिया ने उस खंडहर को ध्यान से देखा। वहां बस टूटी हुई दीवारें और बिखरी हुई पत्थर थीं, लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अचानक उनके दिमाग में धुंधली छवियां उभरने लगीं। बारिश की आवाज, पानी का तेज बहाव, विक्रम की पुरानी शक्ल वाला कोई व्यक्ति जो उन्हें पुकार रहा था, और उसके पीछे किसी की भयावह हंसी। रिया ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। यह क्या था? क्या यह उनका वहम था या सच में उनकी यादों का कोई टुकड़ा? विक्रम ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें कुछ याद आया है ना? रिया हां या ना कुछ भी नहीं कह पाई, पर उनके अंदर कुछ बदल रहा था।
मेहता ने तब तक कस्बे के कुछ पुराने बचे खुजे लोगों से पूछताछ की थी। वह वापस आकर बोला, मैडम, यहां के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि बांध से पहले इस कस्बे में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किसी ने सरपंच के बेटे के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद अचानक बाढ़ आई और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह शिकायत किसने की थी। रिया के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्होंने विक्रम की ओर देखा। विक्रम धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमने की थी। तुमने सरपंच के बेटे की शिकायत की थी और यही वजह थी कि उसने पूरे कस्बे को खत्म करने का फैसला किया। रिया का शरीर कांपने लगा। क्या यह सच था? क्या वह पिछले जन्म में सच में इस साजिश का हिस्सा थी? अब यह सिर्फ पुनर्जन्म की यादों का मामला नहीं रह गया था। अब यह एक अधूरी साजिश को उजागर करने की कहानी बन चुकी थी। रिया के अंदर कुछ अजीब घटित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई यादें उनके भीतर उमड़ने लगी हों। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या पुनर्जन्म सच में होता है या फिर यह महज एक संयोग था? मेहता ने चिंतित स्वर में कहा, मैडम, अगर यह सब सच है तो हमें पता करना होगा कि सरपंच के परिवार के लोग अब कहां हैं। हो सकता है कि इस रहस्य की जड़ें अभी तक जिंदा हों। रिया ने गहरी सांस ली और विक्रम से पूछा, क्या तुम्हें उस सरपंच के बेटे का नाम याद है? विक्रम ने बिना रुके कहा, हां, उसका नाम था विजय राव। मेहता ने तुरंत सरकारी दस्तावेजों में विजय राव का नाम खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। मैं मौजूद है विजय राव अब एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में जाना जाता है। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ है। रिया की आंखों में संदेह और जिज्ञासा एक साथ चमक उठी। क्या वह अब भी जीवित है? मेहता ने सिर हिलाया। हां, वह अभी भी जिंदा है और यहीं से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक विशाल बंगले में रहता है। विक्रम ने गुस्से में उसे याद दिलाना चाहिए कि उसने क्या किया था। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसे महज संयोग माने या कोई अधूरी कहानी का सच, लेकिन अब उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें विजय राव से मिलना ही होगा। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और विक्रम व मेहता के साथ बंगले की ओर चल पड़ी। रास्ते में रिया का मन अशांत था। अगर विक्रम तो क्या विजय राव को भी यह सब याद होगा? क्या यह सिर्फ विक्रम की कल्पना है या सच में कोई भयानक राज दफन है? जब वे बंगले के करीब पहुंचे तो गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें रोका। आप कौन हैं और किससे मिलना है? रिया ने अपना बैज दिखाया। डीआईजी रिया, हमें विजय राव से मिलना है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। गार्ड थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर फोन कर किसी को सूचना दी। कुछ देर बाद गेट खुल गया और वे बंगले के अंदर दाखिल हो गए। पी विजय राव का घर बहुत भव्य था। उसकी उम्र अब 65 के पार थी, लेकिन वह प्रभावशाली और ताकतवर दिख रहा था। उसने रिया को गौर से देखा और फिर विक्रम पर उसकी नजर गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विजय राव के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। तो तुम आ ही गए रिया। और विक्रम दोनों चौंक गए। क्या विजय राव को सच में कुछ याद था? विजय राव ने विक्रम को घूरते हुए देखा, फिर हल्की हंसी हंसी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम आ ही गए, उसने फिर से दोहराया। रिया और मेहता दोनों चौंक गए। विजय राव यह क्या कह रहा था? क्या उसे भी कुछ याद था? विक्रम के चेहरे पर गुस्सा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हां, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हें याद है तुमने हमारे कस्बे के साथ क्या किया था? तुमने हमारी जिंदगी छीन ली थी। विजय राव ने ठंडी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी बातें सुनने में अजीब लग रही हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चाई है। रिया और मेहता ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिया ने खड़े लहजे में पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? विजय राव ने मेज पर रखे एक पुराने पीतल के गिलास को कि एक दिन यह पल आएगा, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह इस रूप में आएगा। विजय राव ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, हां, मैं मानता हूं कि मैंने कस्बे को खत्म करने की साजिश रची थी, लेकिन यह सिर्फ तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं था। उस कस्बे में कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जिसे मैं किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। रिया ने चौंक कर पूछा, क्या? विजय राव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कस्बे के नीचे एक गुप्त भंडार था जिसमें वर्षों पुराना एक अनमोल संग्रह छिपा था। वही संग्रह
जिसे हमारे पूर्वजों ने छिपा कर रखा था। मुझे डर था कि अगर यह बात लोगों को पता चल गई तो सरकार उसे हमसे छीन लेगी। इसलिए मैंने कस्बे को खत्म करने का फैसला किया। रिया और मेहता यह सुनकर सन्न रह गए। तो यह महज प्रेम और बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था। विक्रम की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। तो तुमने सैकड़ों बेगुनाहों की जान सिर्फ अपने लालच के लिए ले ली? विजय राव ने ठंडी आवाज में कहा। तुम इसे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन अब यह सब बीते जमाने की बात है। सवाल यह है कि तुम अब क्या करोगे? रिया ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम की आंखों में गुस्से की जगह अब कुछ और था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि वह संग्रह कहां है। विजय राव की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। रिया और मेहता भी चौंक गए। मेहता ने झटके से पूछा, क्या तुम्हें कैसे पता? विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैंने और रिया ने अपने पिछले जन्म में उसे खुद छिपाया था। अब तो पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विजय राव के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। रिया के मन में सवालों का तूफान था। कमरे में गहरी चुप्पी थी। विक्रम ने जो कहा था वह रिया और मेहता दोनों के लिए जैसे एक भूकंप जैसा था। क्या वह सच में अपने पिछले जन्म की यादें वापस पा चुका था? और क्या उस संग्रह को लेना देना था जो विजय राव ने इतनी घातक साजिश के तहत छिपाया था? विजय राव की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या मुझे यह बता रहे हो कि तुम और रिया इस संग्रह के बारे में जानते हो? विक्रम ने उसे गहरी नजर से देखा। यह हमसे छुपा हुआ नहीं था। विजय ने उन खौफनाक यादों से दूर रखा था जिन्हें तुमने हमें मजबूरी में भुला दिया था। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भर आया था। उसके अंदर जो धड़कन थी वह अब तेज हो गई थी। वह महसूस कर रही थी कि इस पल में कुछ और था, कुछ ऐसा जो केवल वही समझ सकती थी। यह सिर्फ एक संग्रह की कहानी नहीं थी, यह उनके खुद के अस्तित्व की गहरी बात थी। क्या तुम नहीं समझते? विक्रम, रिया ने धीरे से कहा, हम उस संग्रह के लिए नहीं लड़ रहे थे। हम उस जीवन के लिए लड़ रहे थे जो हमें तुमसे छीन लिया गया था। हमें अपने अतीत की यादें ही नहीं मिल पाई थीं। और अब जब यह सब सामने आ रहा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हमने अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने हमें हमेशा याद दिलाया कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते थे। तुम मेरे साथ थी। रिया के दिल में हलचल मच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी तरह से रोका। वह अपनी आवाज को थाम हुए बोली, तुमने हमेशा याद दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। विजय राव ने देखा कि दोनों के बीच कुछ बहुत गहरा था, जिसे वह कभी भी समझ नहीं पाया। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। इस अजीब सी स्थिति में वह अपनी शक्ति और प्रभाव को खो चुका था। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें भुलाने में बिताई थी, लेकिन तुम मेरी यादों में हमेशा रहे हुए वह हमारे हिस्से का था। यह संग्रह, यह कस्बा, यह सब एक छोटा सा हिस्सा है। हम दोनों का असली संग्रह तो वह प्यार है जो हमेशा एक दूसरे से बांटते आए हैं। रिया ने उसकी ओर देखा और उसे अपने करीब महसूस किया। यह वे पल थे जब कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावना की गहरी समझ थी। दोनों के दिलों की धड़कनें अब एक जैसे बज रही थी। मेहता, जो अब तक चुप था, उसकी आंखें भी नमी से भर आईं। उसने कहा, आप दोनों का साहस और प्यार देखकर मुझे लगता है कि यह संग्रह जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह रास्ता जिस पर आप दोनों चले थे, वह संघर्ष व जज्बा जो कभी खत्म नहीं हुआ। रिया ने मेहता को धन्यवाद कहा और फिर विजय राव की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। तुम हमें संग्रह नहीं छीन सकते विजय, तुम हमें हमारी यादें नहीं ले सकते। हम वापस वहीं हो गए हैं, वह लोग जिन्हें कभी तुमने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। विजय राव की आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक खालीपन था, जैसे उसे समझ आ गया था कि वह सब कुछ खो चुका था। वह जो कभी खुद के लिए सब कुछ करने को तैयार था, अब अपनी खोई हुई पहचान और आत्मा से जूझ रहा था।
रिया ने विक्रम की ओर कदम बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यह एक लम्हा था जब समय रुक सा गया। उन दोनों के बीच वह जुड़ाव था जो कई जन्मों से अडिग था। यह संग्रह और यह संघर्ष अब कोई मायने नहीं रखता था। अब जो बात मायने रखती थी वह थी उनकी पुनः मिलन की शक्ति और प्रेम की वह अद्वितीय गहराई। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दहक के नहीं बल्कि सुख और समझ के थे। हम फिर से एक हैं विक्रम, उसने धीमे से कहा। हम कभी अलग नहीं हो सकते। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और उसकी बातें मान ली। वह अब जानता था कि यह संग्रह, यह रहस्य से अपनाया था, वह कभी खो नहीं सकता। बंगले के उस भव्य कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया अब भी विक्रम उनकी मासूम आंखों में झांक रही थी, जहां वर्षों पुरानी पीड़ा और एक अनकहा सच बस चुका था। विक्रम की बातों ने न सिर्फ उसका दिल झक छोड़ दिया था, बल्कि उसके अपने अतीत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। विजय राव अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंख में अब वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि कुछ ऐसा है जो उसके बस से बाहर हो चुका है। रिया ने अपनी आवाज को संयत रखते हुए कहा, तुमने जो किया उसका जवाब तुम्हें देना होगा विजय, लेकिन इससे पहले मैं विक्रम की बातों की गहराई तक जाना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि अभी भी कुछ छुपा है जो हमें जानना बाकी है। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे सब याद है रिया, हमें उस जगह वापस जाना होगा, वहीं जहां हमने संग्रह छुपाया था। अगली सुबह रिया ने पूरी तैयारी की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर पुराने कस्बे में खुदाई करवाने का आदेश दिया। विक्रम ने बिल्कुल स्पष्टता से बताया कि संग्रह कहां दबाया गया था। जब वे कस्बे में वापस पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी उदासी थी। विक्रम ने एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यही हमने इसे यहीं छुपाया था। मेहता और उसकी टीम ने वहां खुदाई शुरू की। विक्रम और रिया दोनों की सांसें थमी हुई थीं। हर गुजरते पल के साथ विक्रम की पकड़ रिया के हाथ पर कसती जा रही थी। कुछ घंटे की मेहनत के बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मेहता ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे वहां एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। यही है। विक्रम की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। हमने इसे अपने हाथों से छुपाया था। रिया ने बक्से को उठाने का आदेश दिया। जब उसे सावधानी से बाहर निकाला गया तो हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी। धीरे धीरे बक्सा खोला गया और उसके के अंदर जो था उसने सबको चौंका दिया। चांदी सोने की कुछ पुरानी मूर्तियां, कुछ दुर्लभ पत्थर और एक बेहद प्राचीन हस्तलिखित दस्तावेज। मेहता ने दस्तावेज को उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मैडम, यह दस्तावेज इस कस्बे के असली मालिक के अधिकारों का प्रमाण है। यह बताता कि इस कस्बे की जमीन और इसकी संपत्ति किसी और की नहीं बल्कि यहां के निवासियों की थी। रिया ने चौंक कर विक्रम की ओर देखा। विक्रम की आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था कि हम इसे बचाकर रखेंगे ताकि कोई भी हमारी जमीन पर कब्जा ना कर सके, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि विजय हमें बर्बाद कर देगा। विजय राव, जो अब तक खामोश खड़ा था, घबराकर एक कदम पीछे हट गया। रिया ने उसे कड़ी नजर से देखा। तुमने लालच में आकर इस कस्बे को मिटा दिया, लेकिन सच को मिटा नहीं सके। अब यह दस्तावेज तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। पर विक्रम धीरे से रिया के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में दर्द था। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? रिया की आंखों में नमी थी। उसके अंदर की भावनाएं अब एक तूफान की तरह उभर रही थीं। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने वह धुंधली तस्वीरें साफ होने लगीं। वह बाढ़ की रात, विक्रम की आवाज, उसका हाथ थामे हुए अंतिम विदाई हुआ। सब कुछ। विक्रम ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम फिर मिलेंगे, और देखो, हम फिर मिल गए। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे याद आ रहा है सब कुछ। मेहता ने विजय राव को हथकड़ी पहनाते हुए कहा। विजय राव, आप पर आपराधिक साजिश, हत्या और सरकारी दस्तावेजों में हे फेर के आरोप में गिरफ्तारी की जाती है। अब आप अपनी बाग के पीछे बिताएंगे। विजय राव की आंखों में पछतावे के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी दुनिया अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी। विक्रम अब भी रिया का हाथ पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसकी अधूरी कहानी पूरी हो रही हो। रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी कहानी यही खत्म नहीं होती विक्रम। हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें
इस जन्म में अकेला नहीं छोड़ूंगी। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम हमेशा साथ रहेंगे रिया, इस जन्म में भी और हर जन्म में। विजय राव की गिरफ्तारी के बाद भी रिया के मन में हलचल थी। सब कुछ ठीक होते हुए भी उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो अब भी सामने नहीं आया। विक्रम अब भी उसके पास खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने किसी बड़े बोझ को उतार दिया हो। रात के सन्नाटे में रिया अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे ए रहा था विक्रम की बातें, उसकी यादें और वह बीते हुए जन्मों की कड़ियां सब उसे बेचैन कर रही थीं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रिया ने मुड़कर देखा। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। अब सोने का मन है? विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है? विक्रम ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गया। खत्म नहीं रिया, यह तो अभी शुरुआत है। रिया ने विक्रम की ओर देखा। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है ना? विक्रम की ओर देखा। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है ना? विक्रम की आंखों में एक अजीब सा भाव था। याद आ रहा है कि संग्रह के साथ एक और चीज छुपाई गई थी, एक ऐसी चीज जो विजय राव को भी नहीं मिली थी। रिया चौंक गई। क्या? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। एक चिट्ठी। रिया ने चौपक उसकी ओर देखा। कौन सी चिट्ठी? विक्रम ने उसकी ओर देखा और कहा, वह चिट्ठी जो तुमने मुझे मरने से पहले लिखी थी। रिया का दिल जोर से धड़क लगा। मैंने अब सब याद कर लिया है। उस रात जब कस्बे पर हमला हुआ था, जब हमें अलग किया जा रहा था, तुमने मुझे एक चिट्ठी दी थी जिसे मैंने उसी संग्रह के साथ छुपा दिया था, लेकिन वह चिट्ठी अभी तक नहीं मिली। रिया की सांसें तेज हो गईं। अगले ही दिन रिया और विक्रम एक बार फिर कस्बे लौटे। इस बार वे संग्रह की तलाश में नहीं, बल्कि उस चिट्ठी की तलाश में थे जो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। कस्बे में अब भी वही वीरानी थी। पुराने खंडहरों के बीच चलते विक्रम उन्हें उस जगह ले गया जहां वह संग्रह दबा हुआ था। विक्रम ने चारों ओर देखा और फिर जमीन पर झुक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। मेहता और उसकी टीम भी मदद करने लगी। कुछ ही देर में विक्रम के हाथ एक छोटी सी लोहे की डिबिया पर पड़े। उसका दिल धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे डिबिया खोली और वहां एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। रिया की आंखों में आंसू थे। विक्रम ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय विक्रम, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद हम इस जन्म में साथ नहीं रह पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे, किसी और जन्म में, किसी और रूप में, और जब वह समय आएगा तब हमें इस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। हम फिर मिलेंगे। विक्रम, तुम्हारी रिया। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह धीरे से फुसफुसाई, मैंने सच में यह लिखा था। विक्रम की आंखों में भी नमी थी। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए। रिया ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। विक्रम जन ने कांपते हाथों से चिट्ठी को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। रिया की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था, एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। मेहता और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इसमें वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ विक्रम और रिया ही थे। उनके बीच सिर्फ वह चिट्ठी थी जिसने सद का इंतजार किया था। रिया ने धीरे से विक्रम का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन रिया, क्या इस बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे? रिया चुप रही। उसकी नजरें विक्रम की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह हमारे हाथ में है विक्रम, यह जन अब हमारा है। हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। विजय राव को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। कस्बा अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम और रिया की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। रिया ने विक्रम के कंधे, हमें आगे बढ़ना होगा। विक्रम, यह बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। विक्रम ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हां रिया, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, आज मैं जीऊंगा।
तुम्हारे साथ कुछ हफ्तों बाद रिया और विक्रम दोनों ने मिलकर कस्बे के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने संग्रह से मिली संपत्ति को कस्बे के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे कस्बे में फिर से जीवन लौटने लगा। रिया और विक्रम ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हों। एक दिन विक्रम और रिया वहीं पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। विक्रम ने हल्के से कहा, रिया, कभी कभी मुझे लगता है कि इतने सालों बाद हम फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। रिया ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था विक्रम, यह हमारा वादा था जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। विक्रम मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ रिया की ओर बढ़ाया। रिया ने बिना हिचके उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था, यह नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको? इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सच में यह लिखा था। विक्रम की आंखों में भी नमी थी। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। हम फिर मिल गए। रिया ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सदियों पहले भी था। विक्रम ने कांपते हाथों से चिट्ठी को अपनी मुट्ठी में थाम दिया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी इस मुलाकात का गवाह बन गया हो। रिया की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, एक सुकून था। एक अधूरी कहानी के पूरा होने का सुकून। मेहता और बाकी टीम वहां खड़े थे, लेकिन इस पल में वे जैसे अदृश्य हो गए थे। सिर्फ विक्रम और रिया ही थे। उनके बीच सिर्फ वह चिट्ठी थी। सदियों का इंतजार किया था। रिया ने धीरे से विक्रम का हाथ पकड़ा। हम फिर मिल गए। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन रिया, क्या इस बार हम हमेशा साथ रह पाएंगे? रिया चुप रही। उसकी नजरें विक्रम की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह हमारे हाथ में है विक्रम। यह जन्म अब हमारा है। हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। विजय राव को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। कस्बा अब भी अपनी पुरानी पीड़ा से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम और रिया की कहानी ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। रिया ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। अब हमें आगे बढ़ना होगा विक्रम। यह बीता हुआ कल था, लेकिन हम इसे अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। विक्रम ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। हाँ रिया, अब मैं सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज में जीऊंगा। तुम्हारे साथ कुछ हफ्तों बाद रिया और विक्रम दोनों ने मिलकर कस्बे के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उन्होंने संग्रह से मिली संपत्ति को कस्बे के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे कस्बे में फिर से जीवन लौटने लगा। रिया और विक्रम ने साथ में हर छोटी बड़ी चीज को फिर से बनाया, जैसे वे अपनी टूटी हुई यादों को फिर से जोड़ रहे हों। एक दिन विक्रम और रिया वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। विक्रम ने हल्के से कहा, रिया, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सालों बाद फिर से मिले, हमारी कहानी पूरी हुई। रिया ने उसकी ओर देखा। यह चमत्कार नहीं था विक्रम, यह हमारा वादा था जो हमने जन्मों पहले किया था, और अब यह पूरा हो चुका है। विक्रम मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ रिया की ओर बढ़ाया। रिया ने बिना हिचकिचा उसका हाथ थाम लिया। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार यह कोई अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई अधूरी कहानी नहीं थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको?